Forest Act was formed in 1864. Forest Department was founded in 1865. And since then, the colonial government declared that all forest belongs to government. And whoever lives in forest, whoever does anything for survival in forest is a criminal. In 1871, there was a Criminal Tribes Act passed. Entire tribes were declared criminal. हम सब समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति अपराधी हो सकता है, लेकिन पूरी की पूरी जाति जनजाति अपराधी कैसे हो सकती है? फिर भी अंग्रेजों के जमाने में इस ढंग के कानून बनाए गए जिनमें जंगल में रहने वाले सभी लोगों को अतिक्रांता या एनक्रोचर कहा गया। अभी मुंबई सिटी में या बड़े शहरों में जब डेवलपमेंट होता है तो दैट इज फॉर बिल्डिंग हाउसेस ऑन अ न्यू लैंड और ऑन अ पब्लिक लैंड। लेकिन ये इस ढंग का अतिक्रमण नहीं था। लोग पहले से जंगलों में रहते थे, पहले से पहाड़ों में रहते थे। वहां पर जो भी प्राकृतिक संपदा है उस पर अपना पेट पालते थे। लेकिन 1864 में फॉरेस्ट एक्ट बना एंड सडनली all these people living in forest who are now called Adivasi or Vanvasi or Vanya Jati, our constitution calls them scheduled tribes. अनुसूचित जमाती असं मराठीत म्हणतात, अनुसूचित जनजाति ऐसा हिंदी में कहते हैं। तो ये सभी पहले से जंगल में थे, but the colonial government never considered their rights to livelihood, rights to life. For example, the people living in forests used to take firewood from the forest. फायरवुड क्यों लेते हैं? खाना बनाने के लिए। मतलब आपको अगर कोई कहेगा कि एलपीजी सिलेंडर लेने के लिए आपको जुर्माना भरना पड़ेगा तो कैसा लगेगा? So telling a tribal that you cannot take firewood from forest is like cutting off his right to food. जंगल से अलग अलग तरह का अन्न मिलता है। अभी कुछ फल फूल कंदमूल इनके बारे में तो हमने सुना हुआ रहता है, but we know for sure, as my organization as well as many other organizations who celebrate forest food festival or Ran Bhaji Mahotsav, these Ran Bhaji or forest food wild edibles are available in huge numbers in huge variety. हमारे ही गांव में 76 तरह की सब्जियां केवल श्रावण भाद्रपद इन 2 महीनों में मिलती है जंगल में। अब जंगल में से ये सारी चीजें लेना ये भी एनक्रोचमेंट माना जाता था। जंगल से जैसे फायरवुड लेना है वैसे ही अपने जो पालतू जानवर है, कैटल इंक्लूडिंग गोट, cows, bullocks, all the grazing of these animals was also prohibited by British laws. There is a Cattle Trespass Act of 1871 which is still applicable today. Cattle Trespass Act मतलब ट्रेसपासिंग तो आप सभी जानते हैं कि जहां जाना मना है वहां से गुजरे तो ट्रेसपासिंग का अपराध होता है। तो जानवरों पर ये ट्रेसपासिंग का अपराध लगाया गया। मतलब अगर आपकी कैटल जंगल में जाती है तो आपको उसके लिए जुर्माना भरना पड़ेगा या फिर आपकी गाय बकरी को जब्त कर लिया जाएगा। Now think of this, all of you who have been to villages or have come from a rural background, or if your grandparents were living in a village, you will understand that if your firewood is cut off, if your fodder is cut off, if your food from forest is cut off, then your life suffers heavily. अब ये कानून से इन सबको अपराधी दर्ज करा दिया और उसके बाद में ये शुरू हो गया कि जंगल में घर बनाना ये अपराध है, जंगल में रहना ये भी अपराध है। There are millions of people who were living in forest since centuries. मतलब हम अपने इतिहास में बहुत पीछे 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 भी जाएंगे तो रामायण महाभारत में भी हमें फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज के काफी सारे रेफरेंसेस मिलते हैं। फॉरेस्ट ड्वेलर्स के साथ स्टेट का जो इंटरेक्शन होता था उसके भी काफी सारे रेफरेंसेस मिलते हैं। So people and communities and villages living in forests was an ancient phenomenon in our country. लेकिन अंग्रेजों ने इस बात को नहीं माना। 1864 में कानून बना, फिर 1878 में इसको रिवाइज किया गया। जब 1878 में रिवाइज किया तो इसके बारे में मद्रास गवर्नर
इनवाइटेड ओपिनियंस फ्रॉम डेप्यूटी कलेक्टर्स। अभी उन दिनों में ऐसा होता था कि डेप्यूटी कलेक्टर इंडियन होते थे और कलेक्टर ब्रिटिश होते थे। तो इनसे जब ओपिनियंस मंगवाए तो दीज ओपिनियंस आर डॉक्यूमेंटेड, और इन सभी डेप्यूटी कलेक्टर्स ने लिख के दिया था कि हमारे देश में ऐसा एक भी जंगल नहीं जिससे जुड़ा कोई गांव नहीं। हर जंगल से जुड़ा कोई ना कोई गांव है और हर गांव से जुड़ा कोई ना कोई जंगल है। अभी आपने सुना होगा पुराणों में कि आ, पंचवटी में राम सीता ये वनवास में रहते थे, और वनवास में रहते थे इसका मतलब पंचवटी में जंगल था। आज नासिक शहर आप कभी आएंगे तो पंचवटी एकदम सिटी के बीच में है। तो इन से अबाउट thousands of years ago there used to be a forest near every village. Now some villages could continue to conserve that forest. कुछ गांव ने उस जंगल को बचाए रखा, कुछ लोगों ने उसको ध्वस्त कर दिया। लेकिन ऐसा एक भी गांव नहीं था जिसका कोई जंगल नहीं, और ऐसा कोई जंगल नहीं जिसका गांव नहीं। So this was reported by Indian deputy collectors. रामचंद्र गुहा की किताब है हाउ मच शुड अ पर्सन कंज्यूम, उसमें ये सारा इतिहास आपको पढ़ने को मिलेगा। अभी ऐसा हुआ कि जंगल में रहने वाले लोगों का जब राइट टू लाइवलीहुड वाज टेकन अवे, राइट टू लाइफ वाज टेकन अवे, राइट टू सर्वाइवल वाज टेकन अवे, दे नेचुरली रिवोल्टेड अगेंस्ट इट। इनको अपने इतिहास में कई जगह विद्रोह कहा जाता है, जैसे वारली विद्रोह है, भिल विद्रोह है, मुंडा उल गुलान है, संथाल हुल है। तो इन सबको विद्रोह कहना ये तो अंग्रेजी शब्द हो गया। मतलब दिस वाज as British called the first war of independence of 1857 as Sepoy's Mutiny. Similarly, they called all these tribal wars of independence as mutinies or rebellions. As Indians, we should be saying that it was Warli War of Freedom, Bhil War of Freedom, Koli War of Freedom, Munda War of Freedom. Munda, Bhil, Koli, Gond, Warli, all these are big tribes in our country. Big tribes, tribes in big numbers, and tribes living over a huge area. जैसे आप अगर भिल जनजाति के बारे में सोचते हो तो ये लगभग 4 राज्यों में फैली हुई है। गोंड जनजाति के बारे में आप पढ़ते हो तो गोंडों के बड़े बड़े साम्राज्य थे। तो गोंड रानी दुर्गावती जो थी उसने अकबर की सेना को हरा दिया था। इस तरह के बड़े बड़े साम्राज्य आज जिनको शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहा जाता है उनके हुआ करते थे। छोटे छोटे राजा भी हुआ करते थे, जैसे इफ यू गो टू सातपुड़ा माउंटेन्स in Maharashtra, Nandurbar, Dhule, Jalgaon, these three districts have these mountains of Satpura. Some part of Amravati district also comes in such ranges of mountains. इन सब में छोटे छोटे भिल राजा थे जिनके ये किंगडम्स को मेवासी स्टेट्स कहा जाता था। जवाहर में पालघर डिस्ट्रिक्ट में भी एक आदिवासी राजा हुआ करता था। ऐसे अलग अलग जगहों पे छोटे छोटे राजा, छोटे छोटे संस्थान भी इसमें थे। अंग्रेजों ने जो काम किया उसमें ये था कि जितना भी ब्रिटिश इंडिया था उसमें ये फॉरेस्ट एक्ट लागू हो गया। रिमेनिंग एरियाज वेयर ब्रिटिश वेयर नॉट डायरेक्टली कंट्रोलिंग द पावर, they used their merchant mind and they did agreements with small kings and princes of taking their forest produce, especially their timber. For example, in Gujarat, there is this Dangs district. और Dangs district ये पहले मतलब if you go deep in Maharashtra history, when Maharashtra state was formed in 1960, Dang used to be with Maharashtra. There were Marathi schools in Dang district. But when negotiating with Gujarat state, Dang was given away to Gujarat instead of Mumbai. मतलब मुंबई महाराष्ट्र को दे दो और डांग गुजरात को ले लो, इस टाइप का एक नेगोशिएशन हुआ। ये डांग जिले में 5 राजा थे, इनके साथ अंग्रेजों की लड़ाई हुई, बहुत बड़ी लड़ाई हुई और उसमें अंग्रेज हार गए। हारने के बाद अंग्रेजों के ध्यान में आया कि इनको लड़ाई में हराना मुश्किल है, इनको टेबल पे हराया जा सकता है। So on an agreement table, the British government took an agreement with these 5 kings that the British shall pay 3,000 rupees per year
to these kings as a compensation of timber rights of their forests. तो डांग का जंगल ब्रिटिशों ने अपने हाथ में रखा और राजा को उसका सिंहासन बरकरार रख के केवल 3,000 रुपए दिए. So similarly, in other places, British chose to exclude these areas from their administration. For a long time, they were called excluded areas or partially excluded areas. स्वाधीनता तक ऐसे जो क्षेत्र है जहाँ पे अनुसूचित जनजाति के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं, ऐसे सभी क्षेत्रों को पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज कहा जाता था, क्योंकि वहां पे सीधा ब्रिटिश राज नहीं चलता था, वो नहीं चला पाते थे उसको. अभी स्वाधीनता के पहले काफी सारे विद्रोह हुए, जिसमें 1870s का भिल वॉर फॉर लैंड राइट्स इज क्वाइट फेमस. अंबर ये इसमें इसकी कहानी इस तरह से है कि काफी पहले हम सभी लोग लगभग we used to be hunter gatherers. Then some switched to farming at an early stage. All those communities which took to farming in an early stage, say about 8 or 9 centuries back, they took the most fertile lands near big rivers, which are frequently silted by the river flow. These are most fertile. So these lands were occupied first by the communities which took to farming for the first time. There were other communities in forests who took to shifting cultivation. आज एक जगह पर जमीन बोएंगे तो अगले साल दूसरे जगह पर खेती करेंगे, तीसरे साल और दूसरी जगह करेंगे. There used to be about 8 to 10 years of rotation. मतलब एक जगह खेती की तो 10 साल के बाद उस जगह पर वापस आते थे. और खेती काफी प्रिमिटिव तरह की होती थी, मतलब जिसमें कोई फर्टिलाइजर्स और ये सब नहीं था, जिसमें औजार भी बहुत प्रिमिटिव थे. तो तरीका ये होता था कि थोड़ा सा जंगल का हिस्सा जलाओ और जलाने के बाद वहां पे खेती करो. अगले अगले 10 साल वहां पे खेती मत करो. That means the forest would naturally regenerate on that land. So this used to keep the balance of forest as well as farming requirements of a human community. तो ये जो shifting cultivation लोग करते थे, they were not aware of land rights as per the British laws. Communities which had frequent interaction with British administration, they understood कि अभी अंग्रेजों के राज में अपने नाम का आपल्या नावाचा सातबारा झाला पाहिजे. जी कुठली जमीन आपल्याला शेतीसाठी पाहिजे, वस्तीसाठी पाहिजे, त्याचा सातबारा आपल्या नावावर झाला तर ती जमीन आपली. त्यामुळे जे स्थिर शेती करणाऱ्या जाती जमाती होत्या, त्यांनी अशा जमिनींवर कब्जा करायला सुरुवात केली. त्यांनी त्या जमिनींना कुंपण घातलं, त्याच्यावर आपलं नाव लावून घेतलं. And Bhils and other forest dwelling tribes which continued shifting cultivation, उनके ये ध्यान में भी नहीं आया कि लोग जमीनों पर कब्जा करते जा रहे हैं. वो जब 8-10 साल के बाद घूम के उसी जमीन पर आए तो उनके ध्यान में कि जमीन किसी ने कब्जा कर ली है और उसके पास कानूनन कोई कागज भी है. Now, there were no schools, no source to literacy, so paper became an enemy since a late 1870s. जिस कागज को पढ़ नहीं सकते लेकिन उस कागज में सारी ताकत है, वो कागज ने जमीन के मालिकाना अधिकार किसी को दे दिए. अब इस जमीन पर मैं खेती नहीं कर सकता. इस ढंग से धीरे धीरे काफी सारी जमीनें नॉन ट्राइबल कम्युनिटीज के हाथ में चली गई. When the tribals noticed this, that their area of traditional cultivation was being usurped by other communities, by other people, and it was being grabbed, they were being deprived of their land for survival. They naturally took up a war. अब किस तरह की जंग लड़ सकते थे, तो जो भी हथियार उनके पास थे, तीर कमान थे, कुल्हाड़ी थी, उसको लेके उन्होंने अपनी जंग छेड़ी. So 1870s we saw one Bhil war for land rights. In 1850s there was in Jharkhand there was Santhal war for similar issues. In 1900 there was Munda tribes war for similar issues. All over the country, we see more than 70 wars of this kind happening for land and forest rights. जिस पर अपना जीना मरना है, उस जमीन के लिए, जंगल के लिए लड़ना, ये जरूरी बन गया. उसके बिना जमीन अपने हाथ में नहीं रहेगी, जीना मुश्किल हो जाएगा. इसको समझकर लोग लड़ते रहे, कई जगहों पर हारते रहे, बलिदान होते गए, लेकिन लड़ाई चलती रही क्योंकि ये जीने मरने की लड़ाई थी.
And now telling you stories of pre-independence days. In 1927, Indian Forest Act was passed, which again took all entire colonial hold of forest in the hands of forest bureaucracy. And what was the purpose of this Forest Act? The purpose was to control the trade and transit of timber in India. अभी भी आप जाके इंडियन फॉरेस्ट एक्ट की किताब खोलेंगे तो पहले पन्ने पर ये पढ़ने को मिलेगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट एक्ट इनका फॉरेस्ट कंजर्वेशन से कोई लेना देना नहीं है। उनका लेना देना है टिम्बर से, टिम्बर की कंट्रोल से, और केवल वो कंट्रोल चाहिए, इसलिए वो जंगल में और किसी को रहने देने के लिए तैयार नहीं थे। This act of 1927 has continued till date. It's applicable even today, the Indian Forest Act of 1927. लेकिन 2006 में अपनी संसद के ध्यान में ये बात आ गई। उस समय की जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, यूपीए गवर्नमेंट थी, उन्होंने इस बात को मान लिया कि जंगल में रहने वाले लोगों के जीने के अधिकार छीने गए, and these rights to survival must be recognized. So there was an act, a law passed by Indian Parliament in 2006 called Forest Rights Act or FRA. तो ये जो कानून बना, वन अधिकार कानून, उसका इम्प्लीमेंटेशन पिछले 10-12 साल से अपने देश में चल रहा है। अभी भी पूरा नहीं हुआ है, अभी भी राइट्स रिकॉग्निशन का प्रोसेस चल रहा है, अभी भी उसके लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। But now there is a legal assurance to forest dwelling communities that they shall not be evicted from the lands where they depend for their survival and livelihood. अभी स्वाधीनता के पहले से आज तक काफी सारी मूवमेंट्स, काफी सारी विचारधाराओं ने इन जंगल के क्षेत्रों में, इन जनजातीय क्षेत्रों में, ट्राइबल एरियाज में अपना अपना काम किया है। There were different ideologies, different ideas about the empowerment and development of tribal communities. एक विचारधारा ये थी कि ये जो जनजातीय समाज है उनको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छी स्वास्थ्य सेवा मिलनी चाहिए, उनके यहाँ रोड्स अच्छे बनने चाहिए, उन्होंने शहरों में आना चाहिए, शहरों को वहां तक का कनेक्ट मिलना चाहिए। दिस वाज कॉल्ड असिमिलियनिस्ट आइडियोलॉजी। कि असिमिलिएशन मतलब क्या कहते हैं इसको, शामिलीकरण, मतलब बाकी कम्युनिटीज और रिमेनिंग सोसाइटी के साथ शेड्यूल्ड ट्राइब्स या फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज को जोड़ा जाना चाहिए, उनको शिक्षा मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य सेवा मिलनी चाहिए, रोड्स बनने चाहिए। सो दिस वाज वन आइडिया। दिस वाज पुट फोर्थ बाय A.V. ठक्कर, who was popularly called ठक्कर बापा। अभी आप में से जो लोग आदिवासी एरिया में आते जाते हैं, योजनाओं से परिचित है, उनको मालूम होगा कि महाराष्ट्र शासन की पिछले लगभग 40-45 साल से ठक्कर बापा आदिवासी वस्ती सुधार योजना है। अब ये जो ठक्कर बापा नाम है, ये उनका नाम है, A.V. ठक्कर, जो एक गांधीयन लीडर थे, कांग्रेस, मतलब ये स्वाधीनता के पहले की जो कांग्रेस थी उसके लीडर थे। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जिसमें डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर चेयरमैन थे, उस कमेटी की एक सब कमेटी थी ट्राइबल एरियाज के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजन हो तय करने के लिए। उसके चेयरमैन ठक्कर बापा थे। ठक्कर बापा का ये मानना था कि इन सभी क्षेत्रों में अगर हेल्थ केयर, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सबका डेवलपमेंट होता है, फार्मिंग का डेवलपमेंट होता है, तो देयर विल बी बेटर लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज, बेटर सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज। दूसरा जो स्कूल ऑफ थॉट है, दैट इज आइसोलेशनिस्ट। दिस वाज पुट फोर्थ बाय वेरियर एल्विन। वेरियर एल्विन was a British by birth who later on took Indian citizenship after independence. Verrier Elwin was a missionary, Christian missionary. Later on, he left church and joined Gandhiji in his Gandhian movement. Then he left Gandhi and then he founded his own institute of tribal research in Madhya Pradesh. Then he went to Northeast. What was Verrier Elwin saying? Elwin's idea was that tribals have their own culture, their own way of life. So Elwin put this idea of having sanctuaries or reserved areas for tribals. एक संरक्षित क्षेत्र हो
जनजाति के लिए, जिसमें बाहर का कुछ नहीं आना चाहिए. दैट वाज हिज आइडिया. अभी ये दोनों तरह से लोगों ने काम किया है इस पर. ये अलग रखने के लिए भी काम किया है, इसको इस साथ में जोड़ने के लिए भी काम किया है. आप सभी जो ऑडियंस है, यू ऑल्सो कैन अलाइन टू वन स्कूल विच वुड बी बेटर, क्योंकि दोनों के अपने अपने प्रोज कॉन्स है, दोनों के फायदे है, दोन्हीचे तोटे पण आहेत. At the same time, there were people of different ideologies who started working with these ideas in their mind in tribal areas. उसमें से कुछ गांधीयन लोग थे, गांधीवादी लोग थे, जिन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता इस पर काम करना शुरू किया था. जिसमें जैसे मैंने कहा ठक्कर बाप्पा थे. महाराष्ट्र में काफी सारे नाम हैं जो गांधीवादी और सर्वोदयी विचार से आदिवासी क्षेत्र में काम करते थे. उसमें से एक जो सबको जरूर मालूम होना चाहिए, अपने मुंबई से करीब ठाणे जिले में कैनाड नाम का एक गांव है. वहां पे वसंत नारगोलकर और कुसुम नारगोलकर, ये दोनों पति पत्नी रहते थे. तब ये बहुत पिछड़ा क्षेत्र था और काफी सारा सेवा कार्य उन्होंने वहां पे किया. उनकी लिखी एक किताब है जंगल से राजे, जिसको जरूर पढ़ना चाहिए. कि ये लगभग 1935-36 में लिखी हुई किताब होगी. उस समय की जीवन पद्धति क्या होती थी वो सब उसमें उन्होंने लिखा है. उसी तरह से आरएसएस या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदुत्व आइडियोलॉजी के भी अलग अलग संगठनों ने इस क्षेत्र में काम किया. उसमें से सबसे बड़ा संगठन है वनवासी कल्याण आश्रम. They also focused on health and education. So they ran hostels and schools in these areas in big numbers. In various parts of Maharashtra, you can still find Vanvasi ashrams and hostels being run. They also continued to have one Arogya Rakshak scheme, which is like a barefoot doctor, a volunteer from a village trained in basic health service. There were also education campaigns run. For example, there is one Ekal Vidyalaya campaign which started one teacher schools in remote hamlets where there was no school. This was before Sarva Shiksha Abhiyan, when government schools were not available. So they focused on primary education. There were Christian missionaries associated with various churches and organizations. In Maharashtra, the notable have been the Church of North India and the Jesuit Mission. There are also small NGOs associated with these organizations. They also focused on health, nutrition, and on education. You can find big hostels and schools in very remote places in many districts of Maharashtra run by Christian missionaries. So these three were basically taking up services, development services to tribal communities. There were also organizations which took up farming, improvement of agriculture, the biggest being BIF. Full form is Bharat Agro Industries Foundation. This BIF has been working for last about 50 years in various parts of Maharashtra as well as other states, developing tribal agriculture. There were, as I mentioned earlier, there were also movements and struggles to get land rights and forest rights. I will only quote a few movements over here. One notable being in 1970s, there was a struggle, a campaign, an Andolan by Bhil farmers, led by Ambar Singh Maharaj Suratwanti. अंबर सिंग महाराज हे भिल समाजामधले एक आध्यात्मिक पुरुष होते, सामाजिक नेते होते. पण अंबर सिंग महाराजांना हे बघवेना की भिल्लांच्या जमिनी, त्या ठिकाणचे गुजर, राजपूत असे वेगवेगळ्या जातींचे जे जमीनदार होते त्यांनी कब्जात घेतलेल्या होत्या आणि त्या शेतीतलं काहीच उत्पन्न या मूळच्या भिल्ल शेतकऱ्यांच्या कुळांच्या हातात येत नव्हतं. सो इन 1970s दिस आंदोलन rose in Satpura, which is now Nandurbar district, Jalgaon district. So this was well documented by a Marathi journalist of that time, Sriga Masgaonkar. माणूस नावाचं एक
साप्ताहिक ते चालवायचे. त्याच्यामध्ये या लढ्याची खूप मोठी माहिती त्या काळात आली होती. You will also find EPW articles about this bill struggle for land rights in 1970s. Now this is quite a mockery that the previous bill struggle was in 1873 and this one was in 1972. So 100 साल बीतने के बाद भी अपनी जमीन के लिए बिलों को संघर्ष करना पड़ रहा था. ये दोनों विस्तार से आप पढ़ सकते हैं, इस पर काफी लिखा गया है. दूसरा जो स्ट्रगल है जो महाराष्ट्र के आदिवासी इतिहास में बड़े मायने रखता है, which is popularly known as वारली रिवोल्ट, led by comrade गोदावरी परुलेकर of Communist Party of India, मार्क्सिस्ट. इसको दो बार काफी प्रभावी ढंग से उछाला गया, एक 1948 में, एक 1956-58. This again was a movement by tribals for land rights against जमींदार्स, और ये अलग अलग जमींदार थे. इसमें पारसी जमींदार थे, ईरानी जमींदार थे और बाकी जाति समाज धर्म के भी जमींदार थे. इन सभी जमींदारों के विरोध में वारली जनजाति के हजारों लोगों ने उस समय सत्याग्रह किया, आंदोलन किया और जमीन के अपने अधिकार वापस लेने की काफी बड़ी लड़ाई उस समय लड़ी. उसके बाद में महाराष्ट्र में इसके बारे में कानून बनना शुरू हो गया. मतलब ये जो लैंड राइट्स के लिए बिल स्ट्रगल हुआ था, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट पास्ड सम एक्ट्स, स्टेट गवर्नमेंट आल्सो पास्ड सम एक्ट्स टू रिकॉग्नाइज लैंड राइट्स ऑफ ऑल दिस पीपल. उसके बाद मैं और एक आंदोलन के बारे में खास यहाँ आप सबको बताना चाहूंगा. रायगढ़ जिले में ठाकर और काटकरी जनजाति के काफी किसान रहते हैं और वहां की सिस्टम ये थी कि शादी के लिए कर्जा देते थे जमींदार लोग. वहां पर ज्यादातर मराठा, कुंभी, ब्राह्मण इस समाज के जमींदार हुआ करते थे. ये जमींदार शादी के लिए काटकरी या ठाकर को कर्जा देते थे. ये कर्जा बहुत थोड़ा सा होता था, 500 रुपया 700 रुपया होता था, और उस कर्जे को चुकाने के लिए पीपल हैड टू वर्क एज बॉन्डेड लेबर. मतलब जिसकी शादी हुई है वो लड़का और लड़की, मतलब उसकी पत्नी, ये दोनों को वो कर्जा चुकाने तक जमींदार के यहाँ बिना वेतन काम करना पड़ता था. There used to be other atrocities, physical atrocities, sexual atrocities coupled with this. This bonded labor was not just an economic exploitation, but it was also physical and social exploitation. या सगळ्या पद्धतीला लग्नगडी असं नाव होतं. आणि तुम्हाला नवल वाटेल की जेव्हा याच्या केसेस कोर्टात आल्या, और ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं कह रहा हूं मैं, ये 1970s के बाद में 1980s की बात कर रहा हूं, जब इनके कोर्ट केसेस हुए और कोर्ट में ये बताया गया कि कुछ लग्नगड़ी जो थे उनके दादा ने कर्जा लिया था. सो दे वर ट्राइंग टू pay back that loan for 3 generations. Some were paying it back for 2 generations. Some were bonded labor for 20 years. And for how much? कितने पैसे के लिए? तो कभी 25 रुपया, कभी 50 रुपया, कभी 100 रुपया. What the landlords used to do was they will take this, they will give money for marriage. After that, they will do some gafla in calculating the interest. एंड इन अगेन ऑन फेस्टिवल्स, तभी दिवाली आ गई, होली आ गई, तो फिर वो शराब की बोतल देंगे, थोड़ा सा चावल देंगे, एक नया कपड़ा देंगे, और उसका जो अमाउंट होगा वो ब्याज में ऐड करते थे. तो अगले साल और ब्याज बढ़ जाता था. मतलब 10 रुपए का जो कर्जा लिया था वो बढ़ते बढ़ते कभी कभी 100, 200, 1000 रुपए तक जाता था. सुरेखा दलवी, एन एक्टिविस्ट फ्रॉम हर सर्वोदय बैकग्राउंड, she founded an organization called Shramik Kranti Sangatna in Raigad district, and this organization fought a long struggle against this Lagnagadi system. They liberated lot of Lagnagadis from this. अभी जैसा अभी मैंने कहा कि ठाकर और कातकरी ये दो ट्राइब्स के बारे में मैंने बता रहा था, उसमें से कातकरी ये जो जनजाति है, द वर्ड कात मराठीमध्ये कातच म्हणतात त्याला. जे पान खातात लोक त्याच्यात चुना आणि कात टाकलेला असतो. हिंदी में उसे कत्था कहते हैं.
तो ये कत्था जंगल के खैर नाम के एक पेड़ के तने से निकाला जाता है, और कत्था निकलने के लिए एक फर्नेस बनाना पड़ता है, मतलब भट्टी लगानी पड़ती है। उस भट्टी में देयर हैज टू बी कंट्रोल्ड हीट, एक टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है कई घंटों तक। उसके बाद में वो कत्था जो है मेल्ट होता है और बाहर निकाला जा सकता है। दिस वाज द स्किल विथ कातकरी ट्राइब, दैट्स व्हाई दे वर कॉल्ड कातकरी। कात काटनारे थे कातकरी। गुजरात में इनको कथोड़ी कहा जाता है, कई जगह पर कथोड़िया कहा जाता है, महाराष्ट्र में भी कुछ जगह पे काथोड़ी कहते हैं, कातकरी कहते हैं। लेकिन इनका जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन था दैट वाज एक्सट्रैक्टिंग कत्था फ्रॉम खैर ट्री। अभी ये तो गैर कानूनी हो गया फॉरेस्ट एक्ट के कारण, तो फिर लोगों ने ये काम शुरू कर दिया कि जमींदारों ने कुछ जगह पे कोयले की भट्टी लगाना शुरू किया, मतलब मेकिंग चारकोल फ्रॉम वुड। और ये कोयले की भट्टी के लिए कातकरी वेयर हायर्ड एज स्किल्ड लेबर। इसके बाद में ये भी प्रोहिबिटेड हो गया। Then this community which was skilled in making furnaces, they switched to brick kilns and दारू भट्टी। वो जो गावठी दारू बनाई जाती है उसकी भट्टी कैसे लगाना, टेम्परेचर कैसे मेंटेन करना, दे नो वेरी वेल। देन दे ऑल्सो नो कि ईट भट्टी में टेम्परेचर को कैसे मेंटेन किया जा सकता है, अच्छी ईटों को कैसे बनाया जा सकता है। इफ यू गो टू brick kilns in many parts of western Maharashtra, you will find that Katkaris are hired as skilled labor। लेकिन इसमें भी उनको एडवांस देके उनका कुछ मात्रा में एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। To avoid exploitation, what is required is empowering the people with basic knowledge of their legal rights। अभी मैं जिस संगठन का काम करता हूँ, वयम नाम का हमारा एक संगठन है। अभी मैं मेरे इंट्रोडक्शन में बताया गया कि मैं एक्टिविस्ट हूँ, और एक्टिविस्ट कभी अकेला काम नहीं करता, उसके साथ एक कारवां चलता है। सो माय कारवां इज कॉल्ड वयम। वयम, द वर्ड वयम मीन्स वी, एंड वी हैव फोकस्ड इन लास्ट 10-12 years on empowering people with the knowledge of existing legal rights। अभी जो भी कानून है, जैसे भी कानून है, उसमें जो भी अधिकार लोगों के हाथ में है, उसकी सही सही जानकारी अगर लोगों को हो और उस कानून का उपयोग करने के लिए लोग अगर इकट्ठा आए, तो काफी सारी चीजों को बदला जा सकता है, काफी बदलाव लाया जा सकता है। आई विल गिव वन स्मॉल एग्जांपल। देयर इज अ एक्ट कॉल्ड पेसा, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। ये पेसा एक्ट कहता है कि ट्राइबल हैबिटेशन जो है, छोटा सा जो आदिवासी गांव है, उस गांव के सभी वोटर्स इकट्ठा बैठेंगे तो उसे ग्राम सभा कहा जाएगा। एंड दिस ग्राम सभा हैज राइट टू डिसाइड द प्रायोरिटी ऑफ डेवलपमेंट वर्क्स इन देयर विलेज। मेरे गांव में सरकार की अलग अलग एजेंसी से कौन सा काम होना चाहिए, क्या प्रायोरिटी है हमारी, ये तय करने का अधिकार उस गांव की ग्राम सभा का है। Now my organization educated some villages on this right, so they started conducting a gram sabha। When initially they started conducting a gram sabha, the bureaucracy as well as some political leaders mocked at them। उनकी हंसी उड़ाई थी कि ऐसा गांव में बैठ के ग्राम सभा होके कुछ नहीं होने वाला है। But over last 1 year, a year and a half, people have seen that lot of differences happened। जे जे काम लोकांनी ठरवलं ग्रामसभेत बसून, त्याचा आराखडा बनवला, त्याचे ठराव केले, ते सरकारकडे दिले, सरकारकडे त्याचा फॉलोअप केला आणि त्याच्यातली अनेक कामं गावामध्ये झाली। द सेम लॉ गिव्स पीपल द असेंबली ऑफ पीपल ऑफ दैट विलेज टू गिव यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट टू गवर्नमेंट वर्क्स। अभी आपको शायद मालूम होगा कि गवर्नमेंट वर्क्स में यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट इज अ बिग डॉक्यूमेंट, इट्स अ वाइटल डॉक्यूमेंट for contractors to get their last installment of payment। आधा अधूरा काम किया, खराब काम किया और अगर यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं मिला तो काम का पैसा पूरा गवर्नमेंट से नहीं दिया जाता। और ये यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देने का अधिकार गांव की ग्राम सभा का है, ग्राम पंचायत का या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का नहीं है। When people learned about these provisions in laws, they naturally started using these provisions। और अभी उनके काम में कोई खराब काम करने से डरता है
क्योंकि लोग जानते हैं कि यहाँ के गांव वालों को अपने अधिकार मालूम है। पीपल ऑल्सो कंटिन्यू टू डिमांड कि ग्राम पंचायत ने अपना सारा इनकम एक्सपेंसेस बैलेंस शीट ग्राम सभा के सामने रखना चाहिए। Now all of us know that Prime Minister and Chief Minister always have to present the budget before the legislature. Unless legislature approves it, executive cannot spend government the public money. The same logic applies at village level. Gram Sabha is like Lok Sabha, Vidhan Sabha, it is the legislature. And Sarpanch and Gram Panchayat body is the executive. Now, executive to spend the money that it has must have a mandate from the Gram Sabha. और ये बात ग्राम सभा को अब तक पता नहीं थी। अब जैसे पता चल गई है तो ग्राम सभाओं में अटेंडेंस लोगों का बढ़ गया है, असर्टिव लॉजिक बढ़ गया है, लोग वहां हिम्मत से बात करते हैं। लोग ये भी कहते हैं कि इतना सारा पैसा इस खराब काम में नहीं जाना चाहिए, इस काम में जाना चाहिए। तो पीपल चूज देयर प्रायोरिटीज। और लोगों की बहुत छोटी, बहुत कम अपेक्षाएं रहती है। Now, all of you being in city, I don't want you all to answer in public, लेकिन आप कोशिश कीजिए मुझे ये बताने की कि एमएलए का काम क्या होता है, एमपी का काम क्या होता है और कॉर्पोरेटर का काम क्या होता है। जब लोकसभा की इलेक्शन आती है तब भी मैंने देखा है लोकसभा इलेक्शन में people in cities who are quite educated, they ask the candidate why the roads are bad. अभी रास्ते, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर ये किसका काम है और अब किसको पूछते हैं। लेकिन लोगों की अपेक्षाएं इतनी छोटी छोटी होती है। द सेम हैपन्स इन विलेजेस। पीपल आर सेम एवरीवेयर। सो इन विलेजेस ऑल्सो पीपल आस्क द ग्राम पंचायत as well as people who come to ask for votes about these simple things. And when people learn that their gram sabha, their village assembly has the rights to decide the priorities of development, they consider themselves to be मायबाप. अभी आता खूप वेळा तुम्ही ऐकलं असेल की मायबाप सरकार असं म्हटलं जातं. म्हणजे सरकार आपली सगळे काळजी घेणार आहे आणि आपण फक्त बसून बघायचं आहे किंवा मागायचं आहे. हम लोग ने सिर्फ मांग करनी है, बाकी तो सब सरकार करेगी. That's not democracy. No, I mean, being students of political science, all of you must be knowing that democracy is government by consent. Democracy is a government where people are responsible and government is responsive. सरकार उत्तरदायी होती है, सरकार ने जवाब देना है। किस चीज को जवाब देना है? तो जो मांगे, जो प्रश्न जनता उठाएगी। लेकिन जिम्मेदारी किसकी है ये सब उठाने की? तो वो नागरिकों की है। अगर नागरिक जिम्मेदार है, नागरिक जागरूक है, तो फिर सरकार रिस्पॉन्सिव होती है, प्रतिसादी होती है। Now, people in tribal villages associated with my movement, Vayam movement, have understood this idea of democracy. तो वो अभी अपने राइट्स को असर्ट कर रहे हैं। There are existing rights. जैसे ये पेशा का मैंने बताया, उसी तरह से फॉरेस्ट राइट्स है। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में भी there are rights on land and forest. So this is also very pro people legislation passed in 2006. इसका भी बड़ी भारी मात्रा में उपयोग लोग कर सकते हैं, कर रहे हैं। When democracy starts delivering, extremism becomes redundant. किसी भी तरह का आतंकवाद हो, आतंक मतलब एक अतिरेकी, कुठलीही अतिरेकी विचारधारा असेल की जी काहीतरी एकदम टोकाचं सोल्युशन प्रॉमिस करते की आपण आता जे आहे ते सगळं उलटून टाकू, अभी जो भी व्यवस्था है उसको पूरा उल्टा कर देंगे, तहस नहस कर देंगे, उसके बाद पूरा स्वर्ग खिल जाएगा। These types of promises are made by all extremist movements. लेकिन जब लोग इस बात का अनुभव करते हैं कि जनतंत्र की व्यवस्था से ही अपने न्याय अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं, न्याय मिल सकता है, अधिकार मिल सकते हैं, तरक्की हो सकती है, तो लोग जनतंत्र की व्यवस्था में विश्वास करते हैं, जनतंत्र को मजबूत करने का काम करते हैं। तो इस बात को ये केवल ट्राइबल्स के लिए नहीं है, ये नॉन ट्राइबल्स के लिए भी है, ये सिटीज के लिए भी है, विलेजेस के लिए भी है। People being responsible, government being responsive. In current times, what I see as a tribal
issues analyst or student, I see that in all tribal areas of Maharashtra, land and forest rights are basic rights to livelihood. If there is access to these natural resources for local people, then their prosperity is assured. आदिवासी विकास का जो सच्चा रास्ता है वो स्थानिक लोगों को, गांव में रहने वाले लोगों को उनके जल जंगल जमीन पर अधिकार देने का रास्ता है। इसको ये जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा उस तरह से, उसी ढंग से, उसी गति से देयर विल बी प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि होगी आदिवासी क्षेत्रों में और स्थिरता भी होगी, which will result in overall ecological environmental dividend to the entire state. तो इस आशा के साथ, with this hope that we will join hands in bringing stability and prosperity to all our citizens, I conclude my speech. Thank you, everyone. First question, which is about what could be done by government in response to movements like Naxalism. That is the first question. Then, what is the main motive of tribal movement, and what are the challenges in communication between tribals and government? So, if you can take these two questions first, we can later proceed to next questions. Thank you, sir. So, well, to understand Naxal movement, we should read and learn a little more about the background of this movement. I don't think calling it Naxal movement is the right word. It is actually Maoist extremism, which began in a village called Naxalbari in eastern India. अभी मैं जो देखता हूँ उसमें ऐसा है कि अन्याय तो होता है, there is injustice, there is also deprivation. मतलब एक वंचना आणि अन्याय या दोन्ही गोष्टी घडतात. जे लोक दुर्बल आहेत त्या सगळ्यांवर अन्याय होत असतो. त्यामुळे दुर्बलांनी एकत्र येणं आणि आपण एकत्र येण्याचं बळ वापरून अन्याय मिटवणं हे सगळीकडे करावं लागतं, होत असतं. त्याच्यात हे जे माओइझमची आयडिओलॉजी आहे ती असं मानते की चेंज विल बी ब्रॉट फ्रॉम द बॅरल ऑफ अ गन. बंदुकीच्या नळीतून क्रांती घडेल, दुसऱ्या कुठल्या मार्गाने नाही. त्यामुळे थेट हिंसाचाराला प्रोत्साहन द्यायचं आणि अन्याय करणाऱ्या व्यक्तीला मारून टाकायचं, असं थोडक्यात नक्षलवादाचं स्वरूप असतं. आतापर्यंतचा अनुभव असा आहे की अन्याय करणाऱ्या व्यक्तीला मारला तर दुसरी अन्याय करणारी व्यक्ती तयार होते. अन्याय करणारी व्यवस्था जर संपवायची असेल तर त्यातल्या काही व्यक्तींना हिंसक पद्धतीने मारून टाकणं हा उपाय अनैतिक पण आहे आणि त्याचा काही उपयोग पण होत नाही, तो प्रभावी पण नाही. अन्यायाचं मूळ कशामध्ये आहे तर अन्यायाचं मूळ हे सत्तेच्या केंद्रीकरणामध्ये आहे. पीपल हुज लाईव्हलीहूड इज ॲट स्टेक, if they don't have the rights to improve their livelihood, injustice becomes chronic. लोकांचं जगणं ज्या ज्या नैसर्गिक संपत्तीवर अवलंबून आहे, म्हणजे मी मगाशी म्हटलं तसं जल जंगल जमीन या तीन गोष्टींवर लोकांचं जगणं अवलंबून आहे. या तिन्हीचे अधिकार जर लोकांच्या हातात असतील आणि लोकांच्या म्हणजे काही वेळा ते व्यक्तींच्या हातात, जसं शेतीचा अधिकार आहे तो व्यक्तींच्या हातात आहे, पण एकूण गावाचं जंगल आहे, गावातले पाण्याचे स्रोत आहेत, हे सगळं सामूहिक संपत्ती असते. आणि ही सामूहिक संपत्ती गावाचं एक कलेक्टिव्ह विजडम, एक समूहाचं शहाणपण जे गावात असतं तेच एखाद्या जातीच्या नावावर जर मोठ्या प्रमाणात एकत्र आले तर ते सगळं शहाणपण हरवून बसतं. पण गावात नेहमीच सहचर असल्यामुळे, गावातल्या लोकांना सतत एकत्र जगायचं असल्यामुळे त्यांच्यात एक समतोल असण्याची शक्यता, संभावना खूप जास्त असते. त्यामुळे ग्रामसभा हे जे छोटस युनिट आहे, बरं ग्रामसभा ही थेट लोकशाही आहे, डायरेक्ट डेमोक्रेसी आहे, त्याच्यात रिप्रेझेंटेशन नाहीये. ऑल वोटर्स आर अ पार्ट ऑफ ग्रामसभा. त्यामुळे तिथे थेट बसून थेट लोकशाही पद्धतीने आपली प्राधान्य लोकांनी ठरवली, आपले प्रश्न सोडवू शकले, त्याच्यासाठी पुरेसा निधी सरकारकडून त्या ग्रामसभेच्या हातात असेल तर लोक आपले प्रश्न सोडवतील, मग नक्षलवादाची गरज राहणार नाही.
सरकारने बराच काळ नक्षलवादाकडे एक लॉ अँड ऑर्डर प्रॉब्लेम म्हणून पाहिलं. म्हणजे एक हिंसक चळवळ आहे, त्यामुळे गोळीला गोळीने उत्तर द्यायचं आणि जे जे कोणी नक्षलवादी होतील, काही संशयित असतील, काही खरे असतील, पण ते कसेही असेल तरी त्यांना तुरुंगात टाकायचं किंवा त्यांच्या अपराध प्रमाणे ठार मारायचं. त्यामुळे गोळीला गोळीने उत्तर असं सरकारने केल्यामुळे या समस्येचं जे मूळ होतं, विच वॉज डिप्रायव्हेशन फ्रॉम ऍक्सेस टू रिसोर्सेस, नैसर्गिक संसाधनांवरच्या हक्कापासून वंचना, हे जे मूळचं दुखणं होतं ते दुरुस्त झालं नाही. त्यामुळे तो इतका काळ हा प्रश्न चिघळला. तर आता सरकार प्रयत्न करत आहे, पण सरकारचे प्रयत्न पुरेसे नाहीत. त्याच्याबरोबर जागृत नागरिकांनी पण त्यात सहभागी झालं पाहिजे. तर मग आपल्याला अशी स्थिती आणता येईल की जिथे नक्षलवादी व्हायची गरजच राहू नये. Dr. Minal, can you tell me the second question again, because I forgot it. What is the main motive of tribal movement and challenges in the communication between tribals and government? आता याच्यामध्ये असं आहे की पुष्कळ भाषा बोलल्या जातात वेगवेगळ्या, आणि अनेकदा या भाषांमध्ये, या भाषांचं आणि मराठीमध्ये काही खूप साधर्म्य असतं असं नाही. जसं कोरकू भाषा आहे, कोलामी भाषा आहे, या भाषांचं मराठीशी काही साधर्म्य नाही. वारली, भिल या काही भाषा आहेत ज्याच्यामध्ये गुजराती, राजस्थानी आणि मराठी असे अनेक शब्दांची सरमिसळ आहे. पण या भाषांची एक अडचण पूर्वी या खूप भागामध्ये येत असे. आता अर्थात शालेय शिक्षण सगळीकडे पसरल्यामुळे भाषेची खूप अडचण नाही. बट व्हॉट आय सी इज देअर इज अ प्रॉब्लेम ऑफ कॉम्प्रिहेंडिंग वर्ल्ड व्ह्यूज. म्हणजे जो जंगलाजवळ राहणारा माणूस आहे तो एका वेगळ्या पद्धतीने त्याच्या निसर्गाकडे बघत असतो. तसंच सरकारला बघता येतं असं नाही. प्रत्येक गोष्टीतून काहीतरी पैसे काढायचे, उत्पन्न मिळवायचं, ही आपली आधुनिक संस्कृती आहे. जे लोक निसर्गाजवळ राहतात त्यांच्यामध्ये ही भावना इतकी प्रबळ नसते. म्हणजे मी असं म्हणत नाही की त्यांना पैसे नको असतात, पैसे सगळ्यांनाच लागतात, पण प्रत्येक गोष्टीचं रूपांतर मला पैशात करता आलं पाहिजे. माझा थोडासा वेळ वाया गेला तरी मग माझी प्रोडक्टिव्हिटी कमी झाली, असं सगळं विचार ही माणसं नाही करत. आणि त्यामुळे अनेकदा गव्हर्नमेंट आणि ट्रायबलच्या कम्युनिकेशन मध्ये गॅप राहते. बिकॉज गव्हर्नमेंट हॅज गोल्स दॅट आर फिक्स्ड फ्रॉम अ हायर लेवल, फ्रॉम अ मॅक्रो लेवल. म्हणजे आता सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स हे अख्ख्या जगाचे ठरलेले आहेत. पण जो गावात राहणारा सामान्य नागरिक आहे त्याच्यासाठी त्याच्या गावापुरतीच गोल्स असतात. त्याच्या गावातल्या निसर्गाचा समतोल राहावा, तिथलं पाणी भरपूर राहावं, पाणी स्वच्छ राहावं, झाडं झुडपं व्यवस्थित आणि भरपूर राहावीत, फळं फुलं भरपूर यावीत, ही त्याची कल्पना असते, हे त्याचे गोल्स असतात. आणि गव्हर्नमेंटचं जे आहे थिंकिंग ते मॅक्रो लेवलवर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्सशी कनेक्ट करण्याचं असतं, काही वेळेला मार्केट इकॉनॉमीशी कनेक्ट करण्याचं असतं. यामुळे सुद्धा गव्हर्नमेंट ट्रायबल कम्युनिकेशन मध्ये गॅप्स असतात, इश्यूज येतात असं मला वाटतं. बरोबर आहे सर. बरेचदा आपण शहरी लोक आपल्या नजरेतून बघायला, त्यांच्या समस्यांकडे बघायला बघतो. म्हणजे कदाचित आपल्याला ज्या समस्या जाणवतात त्या त्यांच्या लेखी समस्या नसतील सुद्धा. जे तुम्ही जो म्हणालात की मॅक्रो लेवलचं प्लॅनिंग किंवा प्लॅनिंग फ्रॉम अबाव, याच्याने सुद्धा काही प्रॉब्लेम्स निर्माण होतात. इनफॅक्ट पुढचे 1-2 प्रश्न त्याच्याशीच निगडित आहेत. हाऊ वी कॅन ब्रिंग व्हॅल्यूज टू द लाईफ ऑफ ट्रायबल्स. तर हा क्वेश्चनचा ट्रिकी आहे की आपण त्यांच्या आयुष्यामध्ये काही व्हॅल्यूज आणणं, हे असा अप्रोचच मुळात बरोबर आहे का असं मला विचारायचं आहे. हाऊ कॅन वी ब्रिंग व्हॅल्यूज टू द लाईफ ऑफ ट्रायबल्स, असा एक प्रश्न आलाय. आणि दुसरा एक प्रश्न हिंदीमध्ये विचारलाय. 21वीं सदी में आदिवासी समाज को विकास की मुख्य धारा के नाम पर उन्हें आधुनिक बनाया जा रहा है, तो ऐसे में उनकी संस्कृति, भाषा और पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाली शिक्षा व ज्ञान अब लुप्त होते जा रहे हैं. तो हम इसे किस तरह बचा सकते हैं? That was another question. ओके. अभी ये जो आखिरी प्रश्न पूछा है ये मेरे भी बहुत मतलब दिल के करीब वाला प्रश्न है. एक तो ऐसा है कि मार्केट ये एक बड़ा ओमनिपोटेंट फोर्स है.
दिस इज लाइक सम सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो सब जगह होता है, वैसा ये ओपन मार्केट है कि जो कहीं भी घुस सकता है, कुछ भी छीन सकता है. All of us are aware that social media is taking away all our privacy. That also is an exploitation, and which is possible because of open market, because of technologies. ये सब से आदिवासी क्षेत्र को, आदिवासी गांव को अलग नहीं रखा जा सकता. ये सब तो वहां पहुंच ही गया है ऑलरेडी. और एक तरफ ऐसा है कि जो आज मेरी पीढ़ी के, मुझसे युवा, जो आप सभी स्टूडेंट्स के एज ग्रुप के जो ट्राइबल यूथ है, they also have aspirations of having modern technologies in their pocket. उनको जैसे आप सबको स्मार्टफोन चाहिए, उनको भी स्मार्टफोन चाहिए. जैसे आप सबको अलग अलग फैसिलिटीज चाहिए, अमेनिटीज चाहिए, टैप वाटर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ये सब चीजें वहां पे भी चाहिए. यू कैनॉट हैव मतलब क्या बोलते हैं, बिना गुठली का आम नहीं मिल सकता. आपको आम चाहिए तो गुठली भी उसके साथ आएगी. सो व्हेन अ कम्युनिटी ओपन्स अप to the world, accepting inroads, then only they get outroads. कुछ अंदर आने देंगे तभी बाहर जाने का रास्ता खुलता है. तो this has to be accepted. ये अच्छा है कि नहीं, इस पर डिबेट हो सकता है, लेकिन ये होने वाला है कि नहीं, तो ये होने वाला है. So what my organization and I work on, or this is my view, is that people should be able to make an informed choice. As students of political science, all of you know this term very well, informed choice. This is something very basic to democracy. Informed choice म्हणजे काय, तर माणसाला निवड करण्याचा अधिकार हा माहितीच्या आधारावर असला पाहिजे. म्हणजे कसं की समजा माझी संस्कृती मला असं शिकवते की जंगलातली अमुक अमुक फळं आहेत, ती या सणाच्या आधी तोडायची नाही. जसं की आता मी ज्या भागात राहतो, जव्हार, मोखाडा, तिकडे अशी पद्धत आहे की होळी होईपर्यंत जंगलातून आंबे म्हणजे कैरी तोडायची नाही. आता समजा माझ्याकडे एखादा व्यापारी आला आणि तो म्हणाला की मी चांगली किंमत देतो, मला होळीच्या आधी आंबा पाहिजे. नाउ दिस चॉईस इज ऑन मी. आता मी याच्यात निवड करायचे की मी माझी परंपरा पाळून तो आंबा तोडू नको का या व्यापाऱ्याकडून पैसे मिळतात म्हणून त्याला आंबा देऊन टाकू. आंबा होळीच्या आधी का नाही तोडायचा, तर त्याच्यामुळे निसर्गाचं चक्र अबाधित राहतं. पण या व्यापाऱ्याला कशाला द्यायचा, तर त्याच्यामुळे मला पैसे मिळतात. नाउ हू विल मेक दिस चॉईस? As a कट्टर डेमोक्रॅट, I believe that the man or the woman living in that village who is faced with this dilemma should make that choice. ये अधिकार उसका होगा कि उसने ये मार्केट को लेना है या ट्रेडिशन को रखना है. इसको बाहर से किसी ने एनफोर्स नहीं करना है. किसी भी ट्रेडिशन को तब तक ही कंजर्व किया जा सकता है जब तक वो कम्युनिटी उस ट्रेडिशन को मानती है. Now, for example, take some non-tribal community which had a tradition of going on चार धाम यात्रा every year. उस कम्युनिटी के लोग कभी अगर सिटी लाइफ में होंगे, से मुंबई में है, दिल्ली में है, will they go for चार धाम यात्रा every year following that tradition? Who will make that choice कि ये ट्रेडिशन को रखना है कि नहीं रखना है? There was some traditional clothing of every community. अभी मतलब आप देखें तो साड़ी पहनने के कितने सारे तरीके हैं, उसकी भी काफी सारी हिस्ट्री है, काफी सारे वैरायटी, डाइवर्सिटी है. अभी आज सिटी में will working women in a city continue to wear their traditional sari every day? Who will make that choice? That particular individual will make that choice. It should be an informed choice by that individual. तो परंपराओं को रखना है कि नहीं रखना है, कौन सी परंपरा को रखना है, नहीं मतलब कितना रखना है, ये सबका चॉइस वो गांव करेगा. और मैं आज भी देखता हूँ कि कुछ गांव बहुत अच्छी तरह से अपनी परंपराओं को संभाले हुए हैं. They know their forest wealth very well. जैसे हमारा जो फॉरेस्ट फूड फेस्टिवल होता है, रामबाजी महोत्सव होता है, it is not organized by my organization. It is organized by the Gram Sabha of that village, and the objective of that festival is younger generation learning about forest food from the older generation. उसमें कंपटीशन चलता है थोड़ा सा कि कौन ज्यादा से ज्यादा टाइप का, ज्यादा से ज्यादा स्पीशीज की सब्जी जंगल से लाता है.
और जंगल की ज्यादा जानकारी किसको है, तो मेरी दादा दादी को है, मुझे नहीं है। तो आई टेक माई दादा अलॉन्ग विथ मी एंड आई लर्न फ्रॉम हिम कि जंगल में क्या क्या अच्छा खाने के लिए मिलता है. दिस इज कंजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशन, बट दिस इज डन थ्रू अ स्मॉल फेस्टिवल एंड इवेंट विच इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द विलेज असेंबली. सो इट विल बी देयर चॉइस टू कीप दिस ट्रेडिशन. कल अगर उनको ऐसा लगता है कि हमें नहीं रखना है, हमें सिर्फ ये पोटैटो कैप्सिकम यही खाना है, दैट इज देयर चॉइस. So I am extremely concerned about these traditions which have immense environmental wisdom. प्रकृति को, पर्यावरण को बचाने का जो सयानापन है वो इतना ज्यादा है परंपराओं में कि उनकी रक्षा होनी चाहिए. और जहां तक मेरी शक्ति है मैं करूंगा, लेकिन हर व्यक्ति का, हर गांव का ये चॉइस होगा कि परंपरा को कितना रखेंगे, मॉडर्निटी को कितना आने देंगे. अभी ये चैट बॉक्स में भी बहुत सारे प्रश्न येस सर, यू कॅन टेक विच एव्हर यू वॉन्ट. एक मला खूप इंटरेस्टिंग वाटतोय, कारण आपल्या ह्याच्यात तरुण मंडळी भरपूर आहेत, स्टुडंट्सच आहेत मॅक्झिमम. तर एका मुलाने प्रश्न विचारला, सचिन वरपे, आमच्यासारख्या तरुणांनी आदिवासी भागात कसे काम करायला हवे. सो मे बी वी कॅन टेक दॅट क्वेश्चन फर्स्ट, अँड इफ यू वॉन्ट टू टेक एनी अदर क्वेश्चन, प्लीज आय रिक्वेस्ट यू टू गो अहेड विथ दॅट. Certainly. Sachin, thank you for a very good question. की तरुणांनी आदिवासी भागात कसं काम करायला हवं. तर मला असं वाटतं की आधी एकतर मैत्री करायला हवी, आणि आपण तरुणपणे खूप सहज मैत्री करू शकतो. त्यामुळे तुमच्यापासून जो कुठला आदिवासी भाग, गावं, कुठलाही ग्रामीण भाग जवळ असेल, तिथे मैत्री कशी करता येते बघा. मैत्री झाल्यानंतर आपल्याला एकमेकांच्या अडचणी न सांगता कळायला लागतात. जेव्हा असं कळायला लागेल त्याच्यानंतर काम करायचं. सो आय हॅव फॉलोड दिस इन माय लाईफ. मी कितीतरी वर्ष आदिवासी गावातल्या माझ्या मित्रांना कुठल्याही प्रकारच्या सूचना न करता केवळ त्यांच्याबरोबर राहिलो, मैत्री केली, त्यांच्यासारखं जगलो, आणि त्याच्यानंतर माझ्या लक्षात यायला लागलं की कसा विचार केला पाहिजे. एक सोपं सोल्युशन म्हणून मी तुम्हाला असंही सांगतो की सचिन आणि बाकी ज्या कोणाला आजचे जे स्टुडंट्स आहेत त्यांना आमच्या संस्थेमध्ये इंटर्नशिप तुम्ही करू शकता. 1 महिना किंवा 2 महिने आमच्याकडे येऊन अनुभव घेऊ शकता कामाचा, की ज्याच्यामुळे तुमचं सगळं बदलून जाईल याची गॅरंटी माझ्याकडे आहे. इट विल बी अ लाईफ चेंजिंग एक्सपिरियन्स. You can apply to our organization for an internship in summer or in winter. Work with us, take a deep dive in tribal lifestyle. आणि मग आपण काम कसं करता येईल याच्यावर बोलूया. एक काम जे तुम्ही तुमच्याही भागात करायला हवं ते म्हणजे लोकशाही मजबूत करण्याचं. की सर्वच ठिकाणी जर मतदार आपल्याला प्रश्न विचारतात अशी सवय सरकारला आणि नोकरशाहीला लागली तर आपली लोकशाही पुष्कळच मजबूत होईल. अजून एक प्रश्न मुझे और किसी ने अभी पूछा था कि विजय केलकर कमेटी के बारे में पूछा था. So that Kelkar committee had really good recommendations for tribal areas and policies, but Kelkar committee also had recommendations about regional backlog of Vidarbha and Marathwada. तर प्रादेशिक अनुशेष असा विजय केळकर समितीचा विषय होता, ज्याच्यात त्यांनी आदिवासी भागातला विकासाचा अनुशेष याच्यावर पण एक खूप मोठा चॅप्टर आणि खूप चांगले रेकमेंडेशन्स दिले. पण हा अहवाल विधानसभेत मांडलाच जात नाहीये. म्हणजे मध्ये एक सरकार येऊन गेलं, आता दुसरं आहे, तरी पण हा जोपर्यंत विधानसभेत तो मांडला नाही जात तोपर्यंत त्याच्यावर काहीच होणार नाही. याची मागणी आम्ही आमच्याकडून केली, पण त्याच्यावर विधानसभेत येत नाही तोपर्यंत काय हालचाल होऊ शकत नाही. ट्रायबल्स हॅव्हिंग प्रॉब्लेम्स. ओके. एक अभय म्हणून एकाने मला प्रश्न विचारलाय मुरबाड शहापूर तालुक्यातून. अभय, तुम्ही आमच्याशी संपर्कात राहा. तुम्ही असं म्हणताय की तुमच्या गावात 5% अनुदान मिळालं नाही. तर अभय, याच्यातली खरी गोष्ट अशी आहे की गेली 5 वर्ष दरवर्षी
आदिवासी उपयोजनेचा 5% निधी हा पेसा क्षेत्रातल्या सर्व ग्रामपंचायतींना ट्रान्सफर झालेला आहे. तुम्ही ते ऑनलाईन पण तपासू शकाल. ई ग्राम स्वराज नावाच्या ऍपमध्ये तुमच्या ग्रामपंचायतीला आलेला निधी तुम्ही बघू शकाल. तर तुम्ही म्हणताय त्या गावात शासनाकडून निधी आलाय, तो निधी ग्रामपंचायतीतून कुठे गेला हे तुम्हाला शोधावं लागेल, तुमच्या गावात शोधावं लागेल. त्याच्यासाठी काही मदत लागली तर आम्ही जरूर मदत करू. पण तुम्ही म्हटलंय तसं राज्यपालांकडून म्हणजे राज्यस्तरावरून ते पैसे आलेले आहेत आणि गेली 4 वर्ष सतत येत आहेत. फक्त ग्रामपंचायतीमध्ये टाकी कुठे गळते ते तुम्हाला शोधायला लागेल आणि लढावंही लागेल. Adivasis are claiming that we are not getting enough facility and we are not getting enough satisfaction with the government is doing for us. Like there's lots of poverty in the areas and lots of malnutrition. People are not enough educated. Karisma, I get what your point. अभी ऐसा है कि natural resources are limited. And to get control over natural resources, competition, contest, conflict will always happen. It has always happened in human evolution और इसके आगे भी होगा. अभी ये इसको मार्क्स के शब्दों में कहना है तो दिस इज स्ट्रगल फॉर कंट्रोल ओवर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. हाँ, तो ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के पहले भी होता था, अब भी होता है, इसके बाद में भी होगा. इसमें what the polity or the state system tries to do is balancing between opposing forces. Industry taking resources from a particular area is one force, and local people, tribals, non-tribals, forest dwellers, living, taking their basic livelihood through these resources, these are opposing forces. So what the state system seeks to do is balance the two. Now, which side the balance will tilt to? It will tilt to the side which has more power. So what remains in people's hands? It is to assert their legal rights. It is to claim file maximum claims of rights and then struggle to get recognition of these rights. Fortunately, from the enactment of Forest Rights Act, there is a legal provision to get rights recognized. इसके पहले ये भी मौका नहीं था, मतलब केवल रास्ते पे उतर के लड़ना, यही बात हाथ में थी. अभी ऐसा है कि रास्ते पर उतरना बहुत जरूरी नहीं, कभी कभी उतरना पड़ता है, हम भी उतरते हैं, लेकिन दिस कैन बी लास्ट रिसोर्ट. इसके पहले कानूनी ढंग से काफी लड़ा जा सकता है, बट इट विल ऑलवेज डिपेंड ऑन विच साइड इज मोर असर्टिव. तो अगर गांव के सामान्य आदिवासी की आवाज दूर तक नहीं पहुंचती है तो हम जैसे उनके सभी दोस्तों ने ये इस आवाज को एम्पलीफाई करना चाहिए. So that we can definitely do. This struggle will go on. इसके बाद में भी ये struggle चलता रहेगा. Whether our democracy will survive depends on whether democracy is able to keep this balance between the two. Thank you everyone for attending this session, and special thanks to Thatte sir for accepting this invitation and delivering such a wonderful speech.